हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरभद्र मिश्रा आप सबका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, पहली बात सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है और लाइक भी किया है, क्योंकि हम एक महीने के अंदर ही हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वह लगभग 150 के करीब हैं और हम उसके लिए सबको धन्यवाद करते हैं। और बच्चों, जो आप लोग की बार बार मांग थी सर आप संविधान के विदेशी शोध पढ़ाइए और प्रस्तावना पढ़ाइए, आज की वीडियो में हम दोनों ही आपको इसको पढ़ा करके ख़त्म कर देंगे। बच्चों, शुरुआत करने से पहले जो है आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी कर भी रहे हैं, आप उनको शेयर कर सकते हो। बच्चों, हम शुरुआत करते हैं कि विदेशी स्रोत के बारे में। देखिए, जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि जो देशों से, अपने भारत देश से भी लिया गया था और कुछ विदेशों से लिया गया था। हमारा जो संविधान बना था उसमें कुछ विदेशी स्रोत मतलब होता है लेना। जिसमें आपसे कहूँ कि जल के स्रोत कौन कौन से, यानी कि जल हमको प्राप्त कहाँ से होते हैं। हम कहते हैं ना कि हमको जो है नल के द्वारा और ट्यूबवेल के द्वारा इत्यादि के माध्यम से जो है हमें जल की प्राप्ति होती है। तो वैसे स्रोत, यानी कि जो विदेश के जो संविधान बना था, ये इतना जो मैं चीज़ें लिखा हूँ, इन सब के संविधान से भारत ने क्या क्या लिया है हम आज उसका अध्ययन करेंगे। तो दो भागों में बांटा गया है, एक होता है विदेशी स्रोत और दूसरा होता है देशज स्रोत। तो जो देशज स्रोत होते हैं उसमें जो है 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 का संपूर्ण अंशों को लिया गया है और कहीं न कहीं जहाँ पे उसमें जरूरत करने की आवश्यकता है वहाँ पे उसमें परिवर्तन भी किया गया है, लेकिन ज़्यादातर उसमें से लगभग 250 करीब उसमें से पूर्णतः शब्दों को लिया गया है, उनके पॉइंट को लिया गया है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या थे। देखिए, इसमें लिखा गया है, इसमें से कुल मिला करके 9, एक दो और हैं लेकिन उनकी विशेष चर्चा नहीं होती है। प्राय जो है ये 9 विदेशी हैं जिनसे भारत का संविधान बनते समय कुछ न कुछ लिया गया था। एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे आपसे पूछे एग्जाम में कि एकल नागरिकता भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था। 3-4 चीज में ज्यादा पूछती है, जैसे एकल नागरिकता हो गया, विधि निर्माण प्रक्रिया हो गया, वित्तीय आपात हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, संगठनात्मक शासन व्यवस्था हो गया, प्रस्तावना की भाषा हो गई। ये इतने सारे 7-8 ऐसे हैं कि जो बार बार एग्जाम पूछते हैं कि यह किस देश से लिया गया है। हम आज उसका चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जितना भी लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, राष्ट्रपति, एकल नागरिकता क्या होती है, नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं, प्रस्तावना भाषा, मतलब जितना भी है, इतना आप जिधर देख रहे हो, इस सारे में एक पॉइंट में आपको आगे चल के आगे वाले वीडियो में इसको हम एक हेडिंग बना करके हम आपको विस्तृत रूप से हम इसको आपको समझाएंगे, क्योंकि यह जो है भारत के विदेशी स्रोत है। मैंने आपको बताया था, मैं संविधान के एक पॉइंट को हम आपको पढ़ाते हुए आगे की ओर चल रहे हैं। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है और राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति मतलब होगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गए और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इन सब पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है उसके बारे में जो हम लोग भारतीय संविधान में जो लिखा गया है वह अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात, जब वित्तीय आपात पूछे तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। फिर पूछ सकता है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली, क्या ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है और तीसरा पॉइंट क्या है, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। ब्रिटेन से संयुक्त संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है। हम इसको आपको आगे डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना आपको ये याद करना होगा कि किस देश से कौन से नियम या कौन से प्रावधान लिए गए थे हमारे भारत देश में जब संविधान बन रहा था तब।
अगला है आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। और क्या लिया गया है? देखिए इसमें लिखा है मनोनीत करना। मनोनीत करना का मतलब हो गया कि जो राष्ट्रपति 12 लोगों को चयन करता है, जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, न इन सब के क्षेत्र में जो अग्रणी होता है, जो अग्रणी होता है, जिन्हें राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है, उसका वर्णन किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो निर्वाचक मंडल जो बनाया गया है, यह भी किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से यह नीति लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ली गई है, जो संविधान की प्रस्तावना बनी हुई है। समवर्ती सूची ली गई है। और शक्तियों का विभाजन, जैसे मान लीजिए आपस में मतभेद ना हो राज्य और केंद्र के बीच में, उसमें जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, जो बंटवारा किया गया है, वह किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संसदीय कुछ विशेषाधिकार है, संसदीय कुछ विशेषाधिकार है, वह भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला हमारा जर्मनी। अब आपातकाल, अब देखिए एग्जाम में ध्यान देना, जब कभी वित्तीय आपात पूछे तो वह मान लिया जाएगा अमेरिका से। जब आपातकाल पूछे कि आपातकाल किस देश से वर्णित किया गया है भारत देश के संविधान में, तब हमारा आंसर होगा जर्मनी। आपातकालीन या आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। और अगला है राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति के बारे में, इनका चुनाव कैसे होगा, इनके कार्य कौन कौन से हैं, इन सब का जो वर्णन है कहीं न कहीं जर्मनी से लिया गया है। अगला कनाडा से क्या लिया गया है? हमारा जो संगठनात्मक शासन व्यवस्था है, हमारा जो संगठनात्मक शासन व्यवस्था है, वह लिया गया कनाडा से। और अगला है जो राज्यपाल की जो नियुक्त होती है, राज्यपाल के कार्य क्या हैं, राज्यपाल के क्या दायित्व हैं, उनकी नियुक्त कैसे होती है, उनके इस पद को बनाए जाने का कारण क्या है, इन सब का जो वर्णन है राज्यपाल के बारे में, पूरा वर्णन किस देश से लिया गया है? वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया। जो भारत में संविधान में जो संशोधन होते हैं, चाहे 42 हो गया, चाहे 44 हो गया, मतलब जो भी संशोधन किए जाते हैं, ये संशोधन नाम की जो प्रक्रिया है ना, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका दक्षिण अफ्रीका से। अगला है रूस। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को या मूल कर्तव्य। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिया गया है या मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगला है जापान, यानी कि विधि द्वारा, अर्थात विधि मतलब क्या होता है? कानून। कानून के द्वारा जो स्थापित जो प्रक्रिया है, जो कार्य है, जो कानून करवाता है, कानून के बारे में जो विशेष अध्ययन है, उसके बारे में हमको जो अध्ययन कराता है, वह लिया गया है जापान से। इसमें आपको सिर्फ यही इतना याद करना है कि ये जो इतने स्रोत हैं किस देश से लिया गया है। एग्जाम बार बार पूछता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बताएंगे आयरलैंड से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो हम बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। आज पूछेंगे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, आप बताओगे रूस से लिया गया है। हम आज पूछेंगे वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, आप बताओगे अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना, तो आप इतनी बातों को विशेष रूप से आपको यह बात याद करनी होगी। और लगभग मैंने बता दिया था, ये तो होगा विदेशी स्रोत। मैंने बता दिया था कि जो देशी स्रोत थे, मतलब जो अपने ही देश से लिए गए थे, वह 1935 अधिनियम जो मैं पढ़ाया था पिछले वाले वीडियो में, 1935 का जो अधिनियम था उसी में से पूर्णतः लिया गया है। थोड़ा बहुत उसमें संशोधन कर दिया गया। जैसे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम जब बना था, तो उस समय 395 अनुच्छेद थे 1935 में। तो 395 अनुच्छेद में से लगभग 295 या आप कह सकते हो कि 250 अनुच्छेद ऐसे हैं, 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 अधिनियम से बिल्कुल संपूर्ण अक्षर सहित उसको ले लिया गया है। और कहीं आवश्यकता पड़ी है तो उसमें क्या है, संशोधन कर दिया गया। तो ये है हमारा विदेशी स्रोत। कोई भी एग्जाम के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत किसी भी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम उठा कर देख लो, इसमें से एक न एक प्रश्न पूछा हुआ है, चाहे तैयारी हो या इंटर हो या कक्षा 11 हो, जो भी क्लास हो, ये विदेशी स्रोत बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, हमें आशा है आप लोग इसको अच्छे समझ गए होंगे। अब हमारा जिसे आपका इंतजार था काफी दिन से और आज भी
अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, संविधान की क्या प्रस्तावना है, अब हम उसके बारे में चल रहे पढ़ने। तो अब हम पढ़ रहे हैं इसमें कि प्रस्तावना, मैं आपको बता दिए, आप कॉपी पेन लेकर आप जरूर बैठिए, वरना बात पछताओगे कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे, ठीक है। देखो हम पढ़ेंगे अब संविधान की प्रस्तावना क्या होती है और इसको किस प्रकार से बनाया गया है, किस प्रकार से इसको लिखा गया है संविधान की प्रस्तावना। पहली बात आप ये जानिए, जो संविधान की प्रस्तावना है वह जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो संविधान की जो कुंजी है वो किसे कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है। प्रस्तावना का मतलब होता है भूमिका, एक ऐसा कथन हो जिसमें सबके लिए बराबर रूप से बिल्कुल कुछ तथ्य दिए गए हों, कुछ संकल्प दिए लिखे गए हों, उसी को प्रस्तावना कहते हैं। आप भी बहुत निबंध लिखते हो, आप उसमें पहला होता है भूमिका, होता है प्रस्तावना, होता है, ये सब तो है। वैसे संविधान में भी जो है इस प्रकार से प्रस्तावना को बनाया गया है। पहला पॉइंट आप ये जानिए कि प्रस्तावना को क्या कहते हैं, संविधान की कुंजी कहते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो प्रस्तावना है हम इसको किसी भी न्यायालय में इसको बदलने के लिए आप कोई भी केस नहीं चला सकते। यह नियम निकाला गया था 1957 में। 1957 में बैठक हुई थी जिसका नाम था यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। फिर सुनिए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। 1957 में यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। प्रस्तुत करने का मतलब ये है कि हम इसके बारे में किसी के भी लिए हम न्यायालय से ये नहीं कर सकते कि इसमें तुरंत बदलाव किया जाए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है जो प्रस्तावना है वह संविधान की क्या है, कुंजी है। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रस्तावना के एक एक शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए इसमें जो पहला शब्द आया है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, और ये जो पूरा दिया गया है, जो पूरा दिया गया आप जो देख रहे हो, यह क्या है, भारतीय लोगों की उद्घोष है। ये जो देख रहे हो आप प्रस्तावना, ये भारतीय लोगों की क्या है, उद्घोष है, किसकी, संप्रभुता की। अब मैं कैसे अच्छा बता रहा हूँ, आपको समझ जाओ। देखो लिखा है हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग का मतलब ये होगा सिर्फ कोई एक भारतीय नहीं, सिर्फ हम नहीं, सिर्फ आप नहीं, बल्कि इस भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इस भारत में रहने वाले जितने भी अस्थायी लोग हैं, उसके लिए ये शब्द को प्रयोग किया जा रहा है कि हम भारत के लोग, जितने भी हम भारत के लोग हैं। हम सबका काम क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए प्रभुत्व का अर्थ मतलब होता है कि किसी के ऊपर अपनी प्रभुता को, अपनी विशालता को, अपनी मालिकता को दिखाना, बताना। तो था कि हम भारत के लोग, जो हमारा भारत देश है ना, उसको जो है बिल्कुल पूरी तरह से हम उसको अपने अधिकार में उसको बिल्कुल संपन्न रखेंगे। समाजवादी, समाजवादी मतलब क्या होता है, समाज के प्रति भावना, क्या होगा, समाज के प्रति भावना। और अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष पर्यायवाची किसका, धर्म निरपेक्ष का। चाहे आप इसको पंथ निरपेक्ष कहिए, चाहे आप इसको धर्म निरपेक्ष कहिए। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक देश में सिर्फ एक ही धर्म का पालन न होता हो, अर्थात जिस देश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, मान किया जाता है, या एक देश में एक से अधिक जातियां, एक से अधिक धर्म के लोग हों, उसी को पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष माना जाता है। भारत ही ऐसा एक देश है जिसे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। तो पंथ निरपेक्ष आप समझ गए ना, ऐसा देश जहां पर सभी धर्मों का आदर सम्मान किया जाता है और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर विद्यमान रहते हैं। अगर लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का शासन। अब हम लोग कहते हैं लोगों का शासन, लेकिन हमारा कहाँ शासन है, हमारा ही शासन है, क्योंकि यहाँ पे
चुनाव वाला जो पद्धति है वह चला रहा है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है हम अपने मतों का प्रयोग करके हम किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो गए या अपने ग्राम प्रधान वगैरह कुछ भी ले लीजिए, तो हम चुनाव के माध्यम से क्या है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो समाजवादी समाज कल्याण के लिए पंथ निरपेक्ष मतलब होता है जहाँ पर जिस देश में एक से अधिक धर्मों का मान सम्मान किया जाए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से लाइन छूट जा रही है, बता रहे गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त इस भारत देश में रहने वाले जितने भी समस्त नागरिक हैं उनको क्या दे रहा है प्रस्तावना नागरिकों को क्या दे रहा है, ध्यान सुनिएगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि न्याय ऐसा है जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वह समाज की दृष्टि से हो, चाहे वह धन दौलत से हो, आर्थिक दृष्टि से हो या व्यापारिक दृष्टि से हो, या कोई नियम कानून हो गया कानून के बारे में ना, तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय उनको जो है बराबर पूर्णतः उनको न्याय मिल सके। आगे विचार, इस भारत में रहने वाले जो जितने भी व्यक्ति हैं उनके विचारों का सम्मान किया जाता है। और उसके बाद अभिव्यक्ति मतलब होता है उनको जो है बोलने की उनको स्वतंत्रता दी जाती है। आपके मन में जो विचार है आप उसको किसी के सामने कह सको, चाहे आप उसको सभा के माध्यम से कह सकते हो या आपको जिसके सामने कहना चाहते हो आप मैसेज के द्वारा कह सकते हो। पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो पहले सभा के द्वारा ही अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत किया जाता था। तो आपके मन में जो भी विचार हैं आप उसको अभिव्यक्ति भी तो करोगे, ठीक है। अगला है विश्वास, भारतीयों में विश्वास होना चाहिए। और धर्म और उपासना की, ये लाइन बहुत अच्छी है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि भारत में जितने भी लोग हैं वो किस धर्म के हैं और वो किस ईश्वर की उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इनकी क्या है बिल्कुल इनको स्वतंत्र किया गया है। कोई भी भारत देश में कोई भी लोग हैं वो किस धर्म की पूजा पाठ कर रहे हैं, वो किस धर्म को मान रहे हैं, इसके बारे में कोई भी दबाव डाल करके हम उसके धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति क्या पूर्ण रूप से भारत देश में स्वतंत्र है। वह जो है किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी ईश्वर को मान सकता है, किसी की उपासना कर सकता है। तो ये चीज जो है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का मतलब हो सकता है कि जितने भी भारतीय हैं वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की सवाल, ये बहुत अच्छी है। यहाँ पर जितने भी भारतीय हैं हर एक भारतीय को, चाहे पागल ही क्यों ना हो, जैसे पागल है तो भी उसको मत देने का अधिकार है क्योंकि वो भारत का नागरिक है। तो हर एक भारतीय को क्या होना चाहिए, प्रतिष्ठा होती है और उसके प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए ध्यान में देखते हुए हर व्यक्ति को क्या है अवसर दिया जाता है, हर व्यक्ति को अवसर दिया जाता है। प्रतिष्ठा और अवसर, ये नहीं कोई जेंट्स टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, हमने उसको ज्यादा सैलरी उसको मैं दे रहा हूँ, तो वैसा है कि उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा हो गई। अगर उसमें जितना उसको पेमेंट मिल रहा है, जितना उसको मान मर्यादा मिल रहा है, उतना जो फीमेल हैं, जो लेडीज हैं, उनको भी जो उतनी ही प्रतिष्ठा मान सम्मान उनको दिया जाता है, ठीक है। तो प्रतिष्ठा और अवसर, जो उनको अवसर दिए जाते हैं, जो मौका दिया जाता है, जो बात व्यवहार जो विचार दिया जाता है, उसमें बिल्कुल समता होनी चाहिए। अब क्या करें, ये जो 3 लाइन हम पढ़े हैं कि सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय हो गया, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, ये सब क्या है प्राप्त करने के लिए। और उन सब में ये जितनी चीज में दिया गया है इन सब में क्या है व्यक्ति की गरिमा जरूर होनी चाहिए। व्यक्ति की गरिमा जब होगी नहीं तो वह व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी क्यों बनेगा, उस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय भावना राष्ट्रीय हित कैसे जागृत होगी। तो ये क्या है व्यक्ति की गरिमा होना चाहिए। और राष्ट्र की एकता मतलब इस देश में अंदर तो भाई सब जाने कैसे क्या हो रहा है, लेकिन जो विदेश के लोग हैं वो ये न जान पाए कि भारत में जो एकता की कमी है या एकता इसमें अत्यधिक चल रहा है। क्योंकि जब मुगलों का शासन था या अंग्रेजों का जो शासन था उसमें भारत में एकता नहीं थी। उसमें भारत जो है कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर एक छोटे छोटे स्थान पे छोटे मोटे राजा थे,
ठीक है, जो मतलब अपनी शासन सत्ता को चला रहे थे। तो जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उन सब बारे में पूर्णतः अध्ययन करेंगे, लेकिन इस पर आ जाइए। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, देखो अखंडता का मतलब होता है जो टूटे ना, जिसका कोई खंड ही ना हो, है ना। तो लिखा गया ना, प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी जो इसकी अखंडता है, जो एकता है, अखंड मतलब जो टूटे ना, जिसका खंड ना हो सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए, मतलब बिल्कुल निश्चित करने के लिए, निश्चित रूप से हम सब के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या होते हैं, बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेते हैं, मन में संकल्प लेते हैं, मजबूती से संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं, ये इतनी चीजों हम पढ़े। दृढ़ संकल्प लेते हैं क्या, आज इस संविधान सभा में, आज इस संविधान सभा में जो सभा उसमें बैठी थी, जिसमें प्रस्तावना बनाया गया था, लोग उसमें संकल्प लिए थे, उसी संकल्प ये लोग पढ़े थे। तो वही कह रहे हैं कि आज इस संविधान सभा में, आज तारीख, उस दिन तारीख कितना था, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्तावना को क्या किया गया। देखिए हिंदू धर्म में जो होता है वह तिथि के अनुसार चलता है। देखो ये इतना क्या आपका इन्वर्टेड कामा में है, तो आप इतना भी याद कर सकते हो कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, है ना। लेकिन इसको समझ लीजिए आप, मिति मार्गशीर्ष शुभ सप्तमी संवत 2026 में। देखिए हिंदू में क्या है, ब्राह्मण समाज या किसी अन्य में तिथि को लिया जाता है, कोई भी काम हमारा तिथि पर होता है ना। तो ये क्या है, संवत, संवत आज भी चल रहा है, संवत आज भी चल रहा है। और इस समय कौन सा संवत चल रहा है, 2081, इसमें 2081 चल रहा है, ठीक है ना। और मार्गशीर्ष मतलब होता है, जो मार्गशीर्ष एक में लिखा जाता है, लोग ऐसा होता है मिति मार्गशीर्ष कहते हैं जो कार्तिक के बाद आता है, अगहन जिसको बोलते हो आप। तो कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ ना। तो कार्तिक बाद क्या है, अगहन आ रहा है। तो अगहन को जो है हिंदी उसके अनुसार जो है, कैलेंडर के अनुसार इसको मार्गशीर्ष कहते हैं, मार्गशीर्ष कहते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या था, शुक्ल पक्ष था, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये क्या शुक्ल पक्ष था उस दिन। और कौन सी तिथि, सप्तमी तिथि, कुल मिला के 15 तिथियां होती हैं, ठीक है ना। तो क्या उसमें सप्तमी तिथि था। और संवत क्या था, 2006। और आज कौन संवत चल रहा है, 2081 वर्तमान में संवत चल रहा है। हमें आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। मार्गशीर्ष कहते हैं अगहन को, क्योंकि कार्तिक और ये मार्गशीर्ष अगहन ये लगभग नवंबर दिसंबर के करीब आता है, अक्टूबर कुछ नवंबर ऐसे ही आता है। तो मार्गशीर्ष कहते हैं अगहन को, उसमें जिसमें ये बना हुआ था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि थी, और संवत कौन सा था, 2026 कृमि था, ठीक है। इतनी बात समझ गए ना। चलिए तुम इसको छोड़ देते हैं, ये इतना छोड़ दें, 4 अब यहाँ पढ़ पढ़ेंगे कि दृढ़ संकल्प होकर हम लोग क्या कहें भैया इस सभा में, कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा जितना कहा गया है, इतना बताया गया है, इन सब के द्वारा क्या करते हैं, अपने इस संविधान सभा को, इस जो आत्मा कहा गया है, इस आत्मा क्या करते हैं, हम इस देश के लिए अर्पित कर देते हैं। हम इस देश को क्या करते हैं, हम इस देश को, इस प्रस्तावना को अर्पण कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको संविधान की प्रस्तावना को कुंजी कहा जाता है, ठीक है ना। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, यह कुंजी कहा जाता है, ठीक है ना। और संविधान की जो प्रस्तावना है, 2-3 लाइन इसमें और इम्पोर्टेंट है, आप उसको नोट कर लेना, लिख लेना, मैं कह रहा हूं। जैसे संविधान की जो प्रस्तावना था, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसमें यह जोड़ करके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुछ इसमें से शब्द जोड़ करके इसको तैयार किया गया था। इतना आप जानते रहना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, इसका मतलब नहीं कि वही अकेले बैठ करके इसको तैयार कर दिया और प्रस्तुत कर दिया, ऐसा नहीं था। मैंने पढ़ा है बहुत प्रकार की समितियां थी, सभी के सम्मत के द्वारा ये क्या तैयार किया गया था। तो किसी कार्य के लिए कोई न कोई अध्यक्ष वगैरह चुना जाता है, तो जिसका उसमें अध्यक्ष का ही नाम होता है ना। घर कौन बनाया इसका नाम नहीं होता, कि लेबर बनाया, कौन बनाया, कौन मिस्त्री बनाया, है ना, किसने बनवाया उसी का नाम होता है। तो उसी प्रकार से जो है नेहरू द्वारा यह क्या हुआ, इस उद्देश्य संकल्प को, इस प्रस्तावना को
प्रस्तुत किया गया था। और यह जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें कुछ शब्दों को जोड़ करके इसको तैयार किया गया था। तो यह था जो है हमारे संविधान की कुंजी, जिसे संविधान ये अर्थात यह क्या हमारी प्रस्तावना हुआ। ठीक है ना। हमें आशा है कि आप जो है संविधान की प्रस्तावना और जो संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं आप इसको विस्तृत ढंग से आप इनको जरूर पढ़ लिए होंगे, है ना। और मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रस्तावना की जो मुख्य बातें हैं इसको हम जो है न्यायालय में बदलवा नहीं सकते कि हम केस करके क्या है इसमें परिवर्तन ला दें, यह जो है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है, ये जो प्रस्तावना है ना, इसमें जो संसद है, संसद इस प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। संशोधन बहुत ही विस्तृत तरीके से होता है, उसका नियम थोड़ा लंबा है। ठीक है ना। संशोधन मतलब होगा जैसे मान लीजिए कोई आपको शब्द समझ नहीं आ रहा है, कुछ इसमें और बढ़ा दी जाएगी, ये शब्द कटेगा नहीं, इससे ये शब्द हटेगा नहीं, नकारात्मक इसमें संशोधन नहीं होंगे, संशोधन इसमें सकारात्मक होंगे और इसमें कुछ शब्द जोड़ दिया जाएगा, यानी कि जोड़ने का परिवर्तन होगा। इसमें कोई शब्द आप हटा दीजिए, इसमें आप हटा नहीं सकते। ठीक है ना। ये बात आपको जरूर इसको ध्यान देना। ठीक है ना। और इसमें मैं बताया कि कुछ शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आप सोचिए कौन सा जोड़ा गया था, मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए इसमें लिखा है समाजवादी, ये लिखा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, तीन शब्द ध्यान देना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। जो लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है। तो विद्यार्थियों में आशा है कि आप पूर्णतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं आप उसके बारे में गहन रूप से अध्ययन कर लिए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, आप इसको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आए हुए आप उसको हमसे पूछ सकते हो कमेंट में कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ आया है, हम आगे वीडियो में हम उसको थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे संविधान के बारे में और अध्ययन करेंगे। बस आज के वीडियो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।